नमस्कार व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स पे चैनल में। ये चैनल जो है लॉ के बारे में है, आम जनता के लिए और आम भाषा में है। आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्रिमिनल कोर्ट प्रोसेस इन इंडिया। मतलब जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसका कोर्ट में क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं कोर्ट में, उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। इससे पहले मैं इस प्रोसेस के बारे में आपको बताऊं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे इस चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज हम जानते हैं कि कोर्ट में जो प्रोसेस होता है क्रिमिनल केसेस का वो क्या है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। मैंने वैसे एक फ्लो चार्ट लगा दिया है। बेसिकली यही सारी चीजें कोर्ट में होती है, पर इनको मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो है कंप्लेंट या एफआईआर। ये जो प्रोसेस होता है कोई भी क्रिमिनल केस में, सबसे पहले या तो कोई कंप्लेंट फाइल करता है या फिर एफआईआर फाइलिंग होती है। कंप्लेंट और एफआईआर ये दोनों ही कॉग्निसेबल या नॉन कॉग्निसेबल दोनों ही ऑफेंस के लिए हो सकती है। कॉग्निसेबल क्या होती है? जो सीरियस ऑफेंस होती है, जैसे मर्डर, डकैती, रेप, वैसे टाइप के, मतलब जिसका पनिशमेंट 7 साल से ऊपर है। और नॉन कॉग्निसेबल वो जिनका पनिशमेंट 7 साल से कम हो और जो नॉट सो सीरियस इन नेचर होते हैं। इन दोनों के लिए कंप्लेंट या एफआईआर फाइल होती है। जैसे ही कंप्लेंट या एफआईआर फाइल हो जाती है, उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है या तो इन्वेस्टिगेशन होता है या फिर अरेस्ट होता है। जो कॉग्निसेबल ऑफेंस होते हैं, मतलब जो सीरियस ऑफेंस का अगर एफआईआर हुआ है तो उसमें जो नेक्स्ट प्रोसेस जो हो जाता है उसमें सीधा ही अरेस्ट का प्रोसेस होता है और उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर नॉन कॉग्निसेबल हैं तो उसमें जो पुलिस होती है वो अरेस्ट नहीं करती है, वो पहले इन्वेस्टिगेट करती है। और इन्वेस्टिगेट करने के बाद अगर उनको लगता है कि उनके पास में इनफ एविडेंस आ चुका है इस एक्यूज पर्सन के बारे में, या जिसके अगेंस्ट में कंप्लेन दिया है, जिसके अगेंस्ट में एफआईआर हुआ है, तब वो अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो है बेल का। कॉग्निसेबल या नॉन कॉग्निसेबल दोनों ही केसेस में, मतलब सीरियस नेचर या नॉट सो सीरियस नेचर, दोनों ही केसेस में बेल की अर्जी कोर्ट में डालनी पड़ती है। और वो एप्लीकेशन की सुनवाई कोर्ट के डिस्क्रिप्शन, मतलब कोर्ट के ऊपर में होता है कि या तो वो बेल देते हैं या फिर वो बेल नहीं देते हैं। ये दोनों ही चीज कोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उनके साथ में बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं। उनको लगता है इन्वेस्टिगेशन अगर अधूरा है और जो एक्यूज पर्सन वो इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर कर सकता है तो यूजुअली उन केसेस में बेल नहीं मिलता है। अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बोल दिया है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है और इस जो पर्सन है ये इसकी भागने की जो चांसेस है ये बिल्कुल भी नहीं है, तो उस केसेस में बेल मिल जाता है। जो नेक्स्ट स्टेप है बेल के बाद में वो है आपका फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। देखिए फाइलिंग ऑफ चार्जशीट जो होती है इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस जो होते हैं, मतलब जो सिंपल नेचर के जो ऑफेंस जो होते हैं जिसमें 7 साल से कम साल की पनिशमेंट होती है, उस पर जो चार्जशीट है वो 60 दिन के अंदर में फाइल हो जाए। और जो सीरियस नेचर के जो ऑफेंस होते हैं जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, उस पर 90 डेज का टाइम दिया गया कि 60 या 90 डेज के अंदर में चार्जशीट फाइल हो जानी चाहिए। अगर ये चार्जशीट 60 या 90 डेज के अंदर में फाइलिंग नहीं होती है तो अगर एक्यूज पर्सन को बेल नहीं मिला है तो उसे बेल मिल जाता है इसी ग्राउंड पे कि चार्जशीट टाइम लाइन के अंदर में फाइलिंग नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं ये बात जरूर बताना चाहूंगी कि ये कोर्ट का कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन होता है। डिस्क्रिप्शन का मतलब कोर्ट का अपना व्यू एक पॉइंट रहता है। अगर कोर्ट को लग रहा है कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, इसने पहले भी बहुत सारे ऑफेंस किए हैं, और अगर चार्जशीट फाइलिंग नहीं भी हुई है 90 दिन के अंदर में या 60 दिन के अंदर में, और कोर्ट को लग रहा है कि ये भाग जाएगा, इसे बेल मिलते समय, तो कोर्ट उस केसेस में बेल नहीं देती है। तो जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 60 दिन या 90 दिन का होना उसके बाद में बेल दे देनी चाहिए, लेकिन उसमें एक चीज और क्लियरली भी बोला गया कि कोर्ट का डिस्क्रिप्शन भी रहता है। अधिकतर जहाँ पे फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है या फिर ऑफेंडर एक अच्छी फैमिली से बैकग्राउंड से आता है, बता देता है कि वो टाइमली सारे जो भी उसको दिया जाएगा बेल्स का ये जो भी बताया जाएगा क्या क्या करना है क्या नहीं करना, जैसे हर एक हफ्ते कोर्ट में जाना हो, सॉरी पुलिस के पास में जाना होगा। अगर वो सबको मानता है तो कोर्ट उस केसेस में बेल दे देती है। लेकिन जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं या सेकंड टाइम ऑफेंडर्स होते हैं जिनका बैकग्राउंड सही नहीं लगता है कोर्ट में, तो इवन अगर चार्जशीट टाइमली फाइल नहीं हुए तो भी बेल नहीं मिलता है। तो चलिए चार्जशीट फाइल हो गई है। फाइल होने के बाद में क्या होता है, जो नेक्स्ट डेट होता है वो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होता है।
फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस में क्या होता है? देखिए, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस में जो भी एक्यूज्ड पर्सन होता है, अलेज्ड एक्यूज्ड पर्सन जो होता है, उसे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो बताता है कि उसके अगेंस्ट में ये चार्जेस लगे हैं आईपीसी के। वो चार्जेस को वो समझाता भी है उनको कि ये चार्जेस है और इसका ये पनिशमेंट भी है। ये बताने के बाद में उसे ये सवाल किया जाता है कि उसके अगेंस्ट में जो चार्जेस लगे हैं, क्या वो चार्जेस को वो मानता है या नहीं मानता, मतलब उसे एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। तो अधिकतर केसेस में ये होता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, नॉन गिल्टी बोलते हैं जो एक्यूज होते हैं, और फिर जो केस होता है वो आगे के लिए बढ़ जाता है और उसमें फिर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हो जाती है। दूसरा चीज ये भी हो सकता है कि डिस्चार्जेस ऑफ चार्जेस भी हो सकते हैं। ये तब होता है जब चार्जशीट फाइल करने की जगह पे एक फाइनल रिपोर्ट फाइल कर देते हैं, मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होते हैं वो चार्जशीट की जगह एक फाइनल रिपोर्ट फाइल करके बताते हैं कि इस पर्सन के अगेंस्ट में हमें कोई भी चार्जेस नहीं मिला है, तो हम इसके अगेंस्ट में कोई भी केस नहीं कर रहे हैं, तो उसको फाइनल रिपोर्ट कहा जाता है। और अगर फाइनल रिपोर्ट फाइल किया है पुलिस ने और कोई भी साइड से कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज होती है, तो फिर उस एक्यूज पर्सन को डिस्चार्ज कर दिया जाता है चार्जेस का, मतलब उसका केस इसी वक्त खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर ये चीज नहीं हुआ है तो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हो जाता है और फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए केस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जो अगली डेट जो पड़ती है वो एविडेंस मतलब गवाही के लिए पड़ती है। इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो जिस हिसाब से चार्जशीट बनी है उसके हिसाब से सारे जो गवाही होते हैं उनको कोर्ट में लेके आते हैं और उनका वो गवाही करवाते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स हुआ या जो भी आर्टिकल्स हुआ वो कोर्ट पे वो दिखाते हैं। इसके बाद में जो एक्यूज का जो लॉयर होता है वो उस एविडेंस का, वो जो गवाही देने आए हैं उनका वो क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। और जितने भी आपके चार्जशीट पे जितने भी गवाही उन्होंने दिए हैं, विटनेसेस का जो लिस्ट दिया उस सबको वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो लेके आता है और उनका फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद में जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से जो एविडेंस खत्म हो जाता है तब जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो है 313 सीआरपीसी। ये 313 सीआरपीसी क्या है? इसे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज। ये स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज जो होता है ये जज साहब लेते हैं। जो एक्यूज पर्सन होता है उससे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जो गवाही करवाई है उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल वो डायरेक्टली उस एक्यूज पर्सन से पूछते हैं और वो जो भी जवाब देते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज पर्सन 313 सीआरपीसी। बेसिकली उस पर एक तरह से देखा जाए तो जो एक्यूज पर्सन होता है उसकी एक तरह की गवाही होती है और अगर आप डिफेंस साइड से मतलब एक्यूज पर्सन की तरफ से है तो 313 का प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर कोई भी गलत तरीके का जवाब दे दिया है तो वो उसके अगेंस्ट में जा सकता है। अब 313 के टाइम में लास्ट पे जो एक सवाल जज साहब करते हैं वो है कि क्या एक्यूज पर्सन अपनी तरफ से कोई गवाही कराना चाहेंगे या नहीं कराना चाहेंगे। अगर एक्यूज पर्सन बोलता है कि नहीं कराना चाहेंगे तो केस फिर आगे बढ़ जाता है। अगर एक्यूज पर्सन बोलता है कि नहीं मैं अपनी तरफ की गवाही करवाना चाहता हूँ तो फिर डिफेंस एविडेंस के लिए केस स्टार्ट होता है। इस डिफेंस एविडेंस में क्या होता है, जो केस जो है वो एक्यूज जो है अपनी तरफ से जो भी गवाही है, जो भी विटनेसेस है वो लेकर आता है और फिर उन विटनेसेस का जो क्रॉस एग्जामिनेशन जो होता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कर देता है। अब जैसे ही डिफेंस एविडेंस खत्म हो जाता है उसके बाद केस जो आ जाता है वो आर्गुमेंट के लिए आ जाता है। जब केस आर्गुमेंट के लिए आता है तब तो इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक्यूज का वकील ये दोनों आर्गुमेंट करते हैं। जो भी एविडेंस लाए हैं कोर्ट में उसके बेसिस में, कानून के बेसिस में, केस लॉस मतलब जो सुप्रीम कोर्ट से के केस लॉस बने हैं या हाई कोर्ट के केस लॉस बने हैं वो उस पे वो जिरह करते हैं और अपना जिरह कोर्ट के सामने में प्रस्तुत करते हैं। जब एक बार आर्गुमेंट खत्म हो जाता है तब एक नेक्स्ट डेट जो फिक्स होती है वो जजमेंट के लिए फिक्स होती है, मतलब फाइनल ऑर्डर के लिए फिक्स होती है। जो डेट फाइनल ऑर्डर के लिए फिक्स होती है उसमें दो बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला बात तो ये होता है कि इसमें जो एक्यूज पर्सन है उसका प्रेजेंस होना कंपलसरी होता है। अगर वो प्रेजेंस नहीं होता है तो जजमेंट नहीं सुनाया जाता है। ठीक है, तो उसका प्रेजेंट रहना ज़रूरी होता है। दूसरा ये बात का भी ध्यान देना चाहिए कि जो भी एक्यूज पर्सन है उनके लिए खासकर मैं कहूँगी कि वो अपने साथ में अपने कोई फैमिली मेम्बर को ज़रूर लेकर आए जब जजमेंट प्रोनाउंस होता है। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। जब जजमेंट प्रोनाउंस होता है या तो उस एक्यूज पर्सन को एक्यूटल मतलब इसको छोड़ दिया जाता है। कोर्ट ये बोलता है कि जिसके अगेंस्ट में जो भी चार्जेस डाले गए हैं वो प्रोसिक्यूशन
प्रूव नहीं कर पाया है, इसलिए इसके अगेंस्ट में जो भी चार्जेस है उससे उसे खारिज किया जाता है, उसे एक्विट किया जाता है। अगर एक्विट नहीं हुआ है तो सीधा सीधा मतलब है कि उस एक्यूज के पर्सन को पर में जो चार्जेस वो प्रूव हो जाते हैं, तब कोर्ट पनिशमेंट प्रोनाउंस करता है। इस टाइम के लिए हम कहते हैं कि अपने साथ में फैमिली मेंबर्स को ज़रूर लेके आए, क्योंकि अगर कोई पनिशमेंट प्रोनाउंस होती है तो फिर उस एक्यूज पर्सन को अपील फाइल करने का एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है कि मैं इस जजमेंट के अगेंस्ट में अपील फाइल करूंगा और तब तक के लिए मुझे बेल दिया जाए, क्योंकि जैसे ही पनिशमेंट प्रोनाउंसमेंट होती है उसके तुरंत बाद उसका अरेस्ट हो जाता है, कर लेता है। तो इसलिए उस वक्त में एक बेल एप्लीकेशन मूव करने की ज़रूरत होती है, इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा एक फैमिली मेंबर वहाँ पे रहने की ज़रूरत होती है। तो व्यूवर्स, ये था क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसेस जो मैंने एफआईआर से लेके जजमेंट तक आपको बताए हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपील का भी मैंने इसमें ऐड करके दिया है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।